तो आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर आना चाहोगे? यस सर। डेली? यस सर। अपनी खुशी को व्यक्त। दोस्तों नमस्कार। आज हम कटघोरा के कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित हैं। आज विश्व वृद्धा स्वास्थ्य दिवस है। उसी तारतम्य में पौड़ी के गुरसियाँ आत्मानंद विद्यालय के छात्र छात्राएँ आए हुए हैं यहाँ पे। अभी अपन बात करने वाले हैं शिक्षक शिक्षिकाएँ एवं इस कृषि विद्यालय के जो अधिकारी हैं उनसे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पे व्यावसायिक शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्र छात्राएँ गुरसियाँ आत्मानंद विद्यालय से आए हुए हैं और यहाँ पे शिक्षिकाएँ हैं जिनके थ्रू इस विज्ञान भवन में लाया गया है। जानते हैं क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या अभी तक बच्चों को बताया गया। मैडम परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आरती श्रीवास्तव है जी। मैं गुरसियाँ हायर सेकेंडरी स्कूल से हम लोग हेल्थ केयर के लिए और कृषि एग्रीकल्चर के लिए बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भ्रमण के लिए लाए हैं और इसमें बच्चे नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। इनको बहुत अच्छा अवसर मिला है देखने के लिए। हम लोग कटघोरा हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वहाँ बीओमओ मैडम्स के थ्रू हम लोग को पूरा हॉस्पिटल का भ्रमण कराया गया। बच्चे जो कभी नहीं देख पाते वो आज देखे। एक एक चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे करीब से जा के देखे कि कहाँ लेबर रूम है, कहाँ बच्चे ऑपरेशन के बाद बच्चों को रखा जाता है, उनको थोड़ी बॉडी के लिए गर्माहट दी जाती है और पीलिया में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उनका। ये सारी चीज़ें देखे। कहाँ खून जांच होता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को जानकारी मिली। और उसके बाद हम लोग कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है हमारे स्कूल में, उसके लिए हम लोग यहाँ ये कौन सी जगह कृषि केंद्र विद्यालय आए हैं सुतर्रा लखनपुर। तो यहाँ भी उनको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही। बहुत बड़ा एरिया है, एक एक चीज़ें उनको बताया जा रहा है। वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और टीचर हैं जो भी हैं वो अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ और अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि हेल्थ के बारे में थोड़ा प्रभा डेटसेना मैडम है जो और जानकारी देंगी। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रभा डेटसेना है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरसिया में हेल्थ टीचर के रूप में पदस्थ हूँ। और आज मैं अपने बच्चे लोग को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए कटघोरा हॉस्पिटल जहाँ पीएससी है वहाँ लेकर आई हूँ। और आज बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके से जिनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए एक बेसिक लेवल पे, वो व्यावसायिक शिक्षक के थ्रू स्कूल में तो पढ़ाया ही जा रहा है, साथ में इसके साथ इंडस्ट्रियल विजिट भी कराई जा रही है ताकि बच्चे लोगों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उभर के सामने आए और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अपने स्कूल स्तर पर ही सीख पाएँ अच्छे से। इसके लिए हम लोग आज कटघोरा हॉस्पिटल में विज़िट कराए हैं बच्चे लोग को, जहां बेसिक जानकारी दी गई है। इसके साथ में जो बीएमओ मैडम थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है और साथ में ही हमारे जो शिक्षकगण हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। इनका भी आज बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा है हम लोगों के साथ में। इसके बाद हम लोग स्कूल विजिट के बाद में कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर आए हुए हैं, जहां हमारे व्यावसायिक शिक्षक विनय कुमार डिक्सेना सर जी हैं, जिनको मैं मतलब माइक दे रही हूँ। हाँ सर, हाँ परिचय होता है। जी सर, मेरा नाम विनय कुमार डिक्सेना है। मैं व्यवसायिक शिक्षक के रूप में गुरसियाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ। आज शैक्षणिक भ्रमण कराना था। इस उद्देश्य से हम प्राचार्य श्री PS कंवर के मार्गदर्शन में मेरे सहयोगी स्टाफ श्री भोसले मैडम, वर्मा मैडम, प्रभा मैडम और SD महंत सर आए हुए हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल का विजिट किए और वहाँ स्वास्थ्य के बारे में हमको अच्छी से अच्छी जानकारी मिली। और इसके बाद हम कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर आए हुए हैं। यहाँ अनामिका मैडम जो है वो बच्चों को हर एक बारीकी का जानकारी दे रहे हैं जो हम पूछना चाहते हैं या पढ़ते हैं। बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो हर चीज़ यहाँ ऑन प्रैक्टिकल के रूप में उन लोग देख पा रहे हैं और भौतिक रूप से वो यहाँ सीख पा रहे हैं सर। जी थैंक यू। दोस्तों और भी अपन जानेंगे, आइए चलते हैं, मैडम से बात करते हैं। मैडम अपना परिचय बताएं और अभी तक आपने बच्चों को क्या क्या बताया
उसके बारे में बताएं मैडम। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है और मैं यहाँ प्रचित प्रबंधक के रूप में काम करती हूँ। यहाँ जो स्टूडेंट आए हुए हैं इनको मैंने जो कृषि से संबंधित जो विशेष बातें हैं, जैसे इसमें मूल्य संवर्धन के रूप में बच्चे जानना चाहते थे, तो जिसमें धान की जो फसल को हम लोग खेत से ले जा करके एक पैक्ड फॉर्म में लाते हैं जो किसानों को अगले आने वाले सीजन में बीज के रूप में और प्रमाणित करके, है ना, प्रमाणित रूप में जो मिलता है उसके बारे में। और यहाँ पर आसपास में जैसे हम जल का संग्रहण कैसे करते हैं, प्रिसाइज्ड इरिगेशन के बारे में, और मौसम संबंधित ये एक वेधशाला है जिसके बारे में बच्चों को जानकारी मिली कि एक सूर्य की इंटेंसिटी को कैसे नापें, है ना, वाष्पीकरण को कैसे जाने, रेन गेज क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। जी, इसके अलावा और क्या बताने वाली मैडम अभी आप? इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ खेती बाड़ी में उपयोग होने वाले जितने इम्प्लीमेंट्स हैं उनके बारे में बच्चों को मैं जानकारी देना चाहूँगी। और हम एक हमारे पास जो कृषि में उपयोग होने वाले जो थ्रेसर मशीन है वो कैसे काम करता है उसको बताएंगे। उससे किसानों को क्या लाभ मिलते हैं, या बच्चे मतलब उसे जान पाएंगे कि कृषि में हम लोग अपने धान को मैनुअली की जगह किसी इम्प्लीमेंट का यूज़ करके कैसे हम कम समय में धान की प्रोसेसिंग कर सकें। ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों चलिए आगे और देखते हैं मैडम क्या बताने वाली हैं। नाम नाम सुरेखा। चलते रहो इसी का हाँ कुछ बात करते हाँ रहो। चलिए बताएं, नाम बताएं। सुरेखा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10 पे। सुरेखा बताओ अभी तक आपने क्या क्या देखा समझा जाना? हम हाँ नमस्कार, मेरा नाम इशिका राज है। मैं कक्षा 10वीं की एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। हम लोग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल गुड़सिया से आए हैं और यहाँ हम लोग शिक्षा भ्रमण के लिए आए हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर दोनों आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत मृदा और क्या बोलते हैं मृदा के बारे में जान रहे हैं कि मतलब धान की खेती कैसे करते हैं, उसको भंडारण के बारे में जान रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मृदा संग्रहण और मौसम विज्ञान के बारे में, मछली पालन भी देखा और कैसे करते हैं, पानी बचत भी देखा। और यहाँ पे वायु की दिशा कहाँ किस तरफ बह रही है उसको देखा है। और गेम रेपन करके है उसको, उसमें तापमान कितना है उसको सीखे हैं, कितना डिग्री होता है, कितना वो कैसे देखते हैं, कैसे नापते हैं, उसको हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। और क्या बोलूँ, और यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है। जो हमारे बेसिक आसपास में होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल रही है और कृषि के बारे में बहुत अच्छे से पता भी चल रहा है यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। और बस धन्यवाद। और अभी और आप लोग क्या जानने वाले हैं? और आगे देखने वाले हैं। आगे देखने वाले हैं क्या? तो दोस्तों अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं। क्या नाम आपका? महेंद्र। हाँ महेंद्र। हाँ महेंद्र। हाँ बताओ, आपने कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र का भी भ्रमण किया? जी सर। वहाँ पे क्या क्या देखा? क्या हम लोगों ने यहाँ देखा कि वहाँ हॉस्पिटल में, हाँ बोलो। हॉस्पिटल में कई सारे बच्चों का इलाज किया जा रहा था। जहाँ हमने सीखा कि बच्चों का इलाज हम लोग कैसे करते हैं और उन लोग का बेड मेकिंग, हैंड वॉशिंग, नेल केयर वगैरह कैसे करते हैं। माइक ऊपर रखो ऐसे। हाँ जी सर। ऐसे। हाँ चलिए बोलिए और बताएं। हमने सीखा कि नहीं हाँ और क्या सीखा? नहीं बता पाऊँगा। नहीं बता पाएंगे। चलिए तो दोस्तों जितना इनको आ रहा बता रहे हैं और भी अपन आगे जानते हैं। उपयोग क्या होता है धान कटाई में, है ना। जब क्या करते हैं इसमें एक ही व्यक्ति इसको ले करके 1 एकड़ की कटाई 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें जो है लेबरों के द्वारा, अगर लेबर नहीं मिले आपको कभी, तो इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटी मशीनें हैं और कम कीमत में भी किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है ना।
और रीपर किस लिए उपयोग करते हैं? तो दोस्तों अभी अभी इस संस्था के प्रमुख भी आ गए हैं, संस्था प्रमुख, उनसे भी अपन जानना चाहेंगे आज जो बच्चों ने सीखा है उसके बारे में। सर आज बच्चों ने ग्राम गुरसिया से आया हुआ है यहाँ पे आपके विद्यालय में, ये कृषि विज्ञान केंद्र में जानने के लिए। मैडम ने काफ़ी कुछ बताया है, आप थोड़ा बताइए आयोजन पे, इस टाइप के बच्चों के प्रशिक्षण पे क्या उत्साह? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये इस तरह के बच्चों का इस तरह के संस्थानों में विजिट कराना आवश्यक है। इससे बच्चों में जो प्रैक्टिकली रूप से भी देखते हैं कि ये किसानी की खेती किसानी क्या कैसे करते हैं, हार्टिकल्चरल क्रॉप क्या हैं, सीरियल क्रॉप्स क्या हैं, और संस्था के के बारे में भी जानते हैं। और आगे इनकी जो पढ़ाई में है उसमें मदद मिलेगी कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या है। व्यवसाय के एग्रीकल्चर वाले हैं ना, तो इनको बहुत ज़रूरी है। जैसे भी बहुत बच्चों इनको ज्ञान होगा कि खरीफ की मुख्य फसलें क्या हैं, रबी की मुख्य फसलें क्या हैं, जायद की मुख्य फसलें क्या हैं। और जैसे वर्तमान स्थिति में हमारे भारत सरकार व राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फोकस है। जैसे भी केंद्रीय विद्यालयों में और कई स्कूलों में मृदा परीक्षण के बारे में भी कार्यक्रम किए गए हैं, उनको तकनीकी जानकारी दी गई है। ये बच्चे भी शायद मृदा परीक्षण के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए होंगे कि मृदा परीक्षण क्या है। जैसे आज बहुत ही अच्छा दिन है, सॉयल हेल्थ वर्ल्ड डे है ना, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस माने पूरे देश में मृदा दिवस मनाया जा रहा है। मृदा क्या है? जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ खेती होती है उसको मृदा करते हैं, मृदा है ना। अगर मृदा ना हो तो हम लोग जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, है ना। पूरा प्रकृति जो है इसी पर निर्भर है, मृदा पर। इसी में खेती किसानी होती है, पर्यावरण भी इसी में है, और आपके जितने भी ये जीव जंतु हैं, सब पेड़ पौधे हैं, सब इसी पर आश्रित हैं, है ना। तो मृदा का क्या महत्व है आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। इसी में हमारी पूरी आजीविका चल रही है। और आगे आप लोग और उत्सुक हैं तो ऐसे क्षेत्र भ्रमण करते रहें, क्योंकि हमारी अभी रबी सीजन की फसल लग गई है, अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है। इसके पूर्व खरीफ में धान की फसल थी जिसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, थ्रेसिंग का कार्य जारी है। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं बच्चों को। तो अभी से आप लोग, कृषि का क्षेत्र बहुत बृहद है। कृषि जितना आदमी खेती किसानी में नहीं है, इसका जो साइंस है, कभी इनको मौका लगे तो यूनिवर्सिटी भी घुमा सकते हैं, राज्य के भी रायपुर में। वहाँ हर संस्थान है, हर अलग अलग विभाग है, टिश्यू कल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी हैं। तो कैसे बायोटेक्नोलॉजी से ये जैव उर्वरक का क्या है, जैसे जैव उर्वरक जानते होंगे, है ना, कि राइजोबियम क्या है, पीएसबी फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया क्या है ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है। और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप खाद के रूप में जानते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक है ना। इस तरह बहुत से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उनके बारे में आपको पढ़ रहे हैं, जानकारी होती होगी। तो इस प्रकार आपके लिए ये विजिट है, मैं समझता हूँ ये भारत सरकार ICR के माध्यम की ये संस्था है जो केंद्र शासित पोषित है। इसमें हमारे फार्म में 4-5 डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे छोटी डेयरी यूनिट्स गए हैं, डेयरी यूनिट तरफ नहीं। अच्छा, गोटरी यूनिट्स भी है छोटा, ये डेमो यूनिट है। और हमारा हार्टिकल्चर का सेडनेट भी है हार्टिकल्चरल में। और ये हमारा ये कृषि फार्म है जिस पे अभी खरीफ लगा था, रबी की तैयारी है। चूँकि यहाँ थोड़ा वाटर लेवल पानी की कमी है, इसलिए रबी हमारा थोड़ा प्रभावित होता है। आप अपना परिचय देना भूल गए सर। मैं डॉक्टर SK उपाध्याय, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कटघोरा कोरबा जी। सर मैं ये कह रहा था, ये पहली बार मेरा भी आना हुआ आपकी केंद्र पे, कृषि विज्ञान केंद्र पे। सर इसको हाईटेक बनाने के लिए और क्या करने वाले हैं सर आप लोग? यहाँ हमारा जो हाईटेक जो है ICR पर हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ मासिक बैठक में आते हैं और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है कृषि से संबंधित उसको लेते हैं और फील्ड में उसका प्रचार प्रसार होता है। और यहाँ कृषि विभाग के भी हमारे किसान भी आते हैं। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें किसानों को नई तकनीकी, नई जो बीज हैं जो अभी रिलीज़ किए गए हैं, जैसे
7 तारीख को अभी हमारा एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 7 मई को, ये 7 दिसंबर को, जिसमें ज़िला स्तर पे 109 वैरायटी रिलीज जो हुई हैं भारत सरकार द्वारा, उनमें से उनकी गुणवत्ता और उसका महत्व बताया जाएगा किसानों के बीच में कि ये वैरायटी हमको लगाना है। तो उच्च गुणवत्ता युक्त जो बीज हैं उनका भी, उनके बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है समय समय पे। और चाहे वो हार्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे वेटनरी का हो, सभी में जो नई टेक्नोलॉजी याद होती है उसको हमारा काम है लैब टू मतलब किसानों तक कैसे प्रसारित हो। चूँकि हम लोगों की यूनिट थोड़ा ज़िला स्तर की है, लेकिन हमारा स्टाफ सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग जितने भी विभाग हैं ज़िला स्तर के, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ भी प्रशिक्षण लेते हैं वो, और उनके माध्यम से और उसका प्रसार हो। तो चूँकि कृषि विभाग में RAO हैं, फील्ड स्तर में, ब्लॉक स्तर में बहुत रहते हैं, वो ज़िले का ही कृषि विभाग जैसे अपना 250-300 अमला है, और हम लोगों का जो है 4-5 है, 8-10 है, वैसे कुल 16 का सेटअप है, लेकिन कभी भरा नहीं गया है। अभी 10 या 12 उसमें भी कोई PhD करने जाता है, कोई मतलब छुट्टी में रहते हैं, कोई चाइल्ड केयर लीव में या कि मैटरनिटी लीव में। तो इस प्रकार हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में टेक्नोलॉजी कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों तक जाए। यही हम लोगों का जो मेन इसका उद्देश्य है, मैंडेट है कृषि विज्ञान केंद्र। जी सर, इन बच्चों को क्या कहेंगे सर? जैसे अभी अध्ययनरत है, इस कृषि कॉलेज है यहाँ पे और एक केंद्र है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि ये कृषि के क्षेत्र में भी ये क्या ज़िले में कौन से कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में है, और कृषि महाविद्यालय आप कि यहाँ के मतलब नेताओं के सहयोग से कृषि महाविद्यालय भी पीछे स्थित है, बन गया है। अभी पिछले 2-3 साल कटघोरा में लगा, आपके आत्मानंद स्कूल में ही जो बस स्टैंड के पास है, अब शिफ्ट हो गया है। यहाँ से अब फर्स्ट ईयर के लड़के, 4th ईयर के लड़के निकलने वाले हैं इस साल लास्ट बने। अभी BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू हुई है, और आने वाले दिनों में हो सकता है PG क्लासेस भी शुरू हों। तो एग्रीकल्चर में जिनका रुझान है, जो कृषि से संबंधित किसानों के हैं बेटे, वो अपना अगर इधर जागरूकता अपना दिखाना चाहते हैं, तो इसमें भी इसका PAT के माध्यम से परीक्षा होती है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है एग्रीकल्चर में भी। तो बच्चों की अपनी अभिलाषा और रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करें और कृषि को भी समझें। मतलब कि चाहे कुछ भी पढ़ें, लेकिन खेती क्या है, फसल कौन सी है, कब पकती है, मेजर क्रॉप कौन से हैं, कोर्स क्रॉप कौन से हैं, कोर्स क्रॉप मोटे सीरियल है ना, पल्सेस क्या है, ऑयल सीड क्या है, ये हर बच्चों को जानना चाहिए। सर मतलब कहने का PT के बाद भी वहाँ एडिशन होगा सर? मतलब PT आवश्यक है? हाँ, PT देना पड़ता है। फिर वो नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी अगर कहाँ है तो उसको यूनिवर्सिटी शिथिल करके डायरेक्ट भी लेती है, मतलब बारहवीं बायो मैथ्स। और अब फिर कभी कभी तो अब आने वाले दिनों में लगता है कि इतने कॉलेजेज और प्राइवेट भी खुल गए हैं कि आर्ट्स के विद्यार्थियों को भी मौका मिल सकता है। अभी तक जो इसका क्राइटेरिया है मैथ्स बायो का है, और जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए PAT होता है, PAT के माध्यम से ही होता है। जिनका स्कोरिंग अच्छा रैंक रहता है उनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जैसे रायपुर है, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। अब बाकी अब यहाँ कॉलेज हो गया है, वो तो उसके आधार पर होता है, मेरिट के आधार पर। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने, सर ने बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया है। 1 हेक्टेयर में बो दिए हम लोग, अब उसको कितना कम से कम 25 कुंटल हो जाएगा, 30 कुंटल हो जाएगा, तो उसकी हम लोग कितना 1:30 गुना कम से कम उसको बढ़ा लिए, 30 to 40 गुना, है ना। तब वो बीज जो है उतने किसानों को मिल पाएगा। ऐसे बीज का एक जो प्लान चलता है, जो मूल्य संवर्धन के रूप में आता है और एक आय का भी स्रोत है। इसको प्राइवेट सेक्टर अलग करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर अलग करते हैं, ठीक है। दोनों ही सेक्टर्स में मिलते हैं बीज। जो किसान पंजीकृत होते हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर से मिल जाता है, लेकिन पैसे उनको भी देने पड़ते हैं। और जो प्राइवेट में आते हैं, प्राइवेट से बाजार में पैसे देके दुकान से खरीद सकते हैं। वो भी लेबल्ड बीज, उसमें पूरा लिखा होता है कि ये बीज इस लॉट का है, ये इसमें इतनी प्योरिटी है, इतना % कम से कम उसमें 80 से प्लस उसमें उसका जर्मिनेशन % होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, कुछ भी इनर्ट मैटर नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें वीड हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब वो ऐसा हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि वो किसानों को मिल सके। ऐसे ही कृषि में और बहुत सारे उत्पाद हम लोग बना करके
और अपने आय का स्रोत जो है डेवलप कर सकते हैं, जो आपके लोकल अप्रोच में और आपको जो पसंद आए इच्छा अनुसार कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो अभी आप लोग बेहतर है कि अपने जो लोकल सर्वेलेंस में जब जाते हो तो देखा करो क्या चीजें हैं, कौन सी क्रॉप लगी है, इससे क्या बनता है। कम से कम जब तक अपने अंदर ये जागरूकता नहीं लाएंगे तो फिर वो आगे जो है आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। आपके अंदर अचानक से आएगा कि अब ये तो सब कर रहे हैं, मैं क्या करूं ऐसा। लेकिन हमको अभी नॉलेज लेने का समय है। जब हम लोग अंडर स्कूल है, अब स्कूल में पढ़ते हैं, देखते हैं सभी चीज़ों को, जहाँ भी जाते हैं तो उसे अपने मन में उठने वाले क्वेश्चन को कम से कम अपने नोटबुक में राइट डाउन करें, उसके बारे में बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा इंटरनेट से सर्च करिए, ऐसा करके अपने टीचर से पूछिए, है ना, ऐसा उसके बारे में डेटा कलेक्शन करिए। तब जाके आगे वो आपको एक व्यवसाय उसमें दिखने लगेगा, कैसे वो काम होता है, कम से कम लोकल नॉलेज पता चलेगा। आज जो है हमारा जो 5 दिसंबर का दिन है, आप लोग एक विशेष खास दिन पे आए हैं। ये आज विश्व मृदा दिवस के रूप में आज के दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पर जेडीए सर आए हैं बिलासपुर से, जेडीए ऑफिस से अशोक कुमार सिंह बनापर। हाँ सर भी जो है मृदा के बारे में आप लोगों को जागरूक करेंगे सर। जी धन्यवाद मैडम। कृषि विज्ञान केंद्र में आज विश्व मृदा दिवस पर सभी बच्चों का और जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और सभी इस सभागार में उपस्थित हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और विश्व मृदा दिवस में सबसे पहले जो विश्व मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताना चाहता हूं। फसल उत्पादन करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, और इसका विभिन्न प्रकारों से क्षरण हो रहा है, उसका प्रदूषण हो रहा है, कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे मिट्टी को उसकी प्राकृतिक अवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए विश्व में एक संगठन है, उसने ये तय किया कि विश्व मृदा दिवस मनाना चाहिए करके, ये 2013 में। और पहली बार विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया, और इसी अब हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो मृदा क्या होता है? जो धरती की ऊपरी सतह जहां पर फसल का उत्पादन हो सकता है, जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक एवं विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल जैविक क्रियाएं होती हैं, और उसमें बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिस और अन्य घटक होते हैं जिससे पौधों का बढ़वार होता है। और कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा और अकार्बनिक पदार्थ, इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरान और अन्य जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और जैसे हमारा शरीर का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसी प्रकार से मिट्टी का भी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जब तक कि मिट्टी हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा जो फसल है वो स्वस्थ नहीं होगा। जो पोषक तत्व हमको आवश्यक हैं, उन पोषक तत्वों को यदि हम मिट्टी में डालते हैं और उससे हम फसल उत्पादन करते हैं, तो हमारा मिट्टी से जो फसल उत्पादन होता है हमारे लिए स्वस्थ रहेगा, और हमारे जो खाद्य की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। और कृषि के लिए मृदा ही जैसे बीज है, मिट्टी है, पानी है, ये प्रकृति के जो अमूल्य धरोहर हैं, इन धरोहरों को टिकाऊ रूप से किस प्रकार से सुरक्षित रखना है और लगातार कैसे खेती करना है, इस संबंध में विश्व मृदा दिवस में आप सब मिट्टी के जो गुण हैं उन गुणों को भी मैंने अपने को देखना है, उसको सेव करना है। तो जैसे इसका कैसे मिट्टी को बचाया जा सकता है, इसके बारे में मैं किसी बच्चे से पूछूंगा। जैसे मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं, बताओ एक आध कोई बच्चा। मिट्टी का जो क्षरण होता है, पानी के द्वारा क्षरण होता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? पानी के द्वारा जो क्षरण होता
कहीं पे आधा मिट्टी कट के बह जाते हैं ना, वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़, उससे पर्यावरण को भी अच्छे से मतलब वायु भी मिलेगा हम लोग को भी। जैसे बहुत देव जंगल कट रहा है और मतलब पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए, जिससे ना पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव ना हो। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। और कोई दूसरा बच्चा बताना चाहेगा कि मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए हम कौन से तरीके अपना सकते हैं? बताइए कोई। जुताई जैसे सब लोग करते हैं, सबके जैसे खेत में जुताई होता है, कहीं पर भी जुताई होती है, तो क्या है कि ढाल जिस प्रकार से होता है, ढाल की दिशा में जुताई कर देते हैं, जिससे क्या है नाली बन जाती है। तो जिस समय जो अंतिम जुताई है उसको ढाल के विपरीत दिशा में करना चाहिए, जिससे क्या है उसमें नमी का भी नमी बचत होगी और हमारा मिट्टी का जो क्षरण है वो नहीं होगा। तो ये इस चीज को हमेशा ख्याल करना है। कोई भी खेत जिस पर यदि ढाल है वहां पर यदि अंतिम जुताई होती है तो अंतिम जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करना चाहिए और सिंचाई नाली ढाल के विपरीत दिशा में बनाना चाहिए, जिससे क्या है मृदा का भी संरक्षण होगा और पानी का भी संरक्षण होगा। और तो कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक घर को सबकी जवाबदारी है कि हमारी मिट्टी को कैसे बचा करके रखना है। तो जो एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले वायु का जो जैसे वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा जो क्षरण होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। जैसे पेड़ पौधे लगा करके, जैसे पानी पड़ता है, पानी पड़ने के बाद मिट्टी में जाता है, उसके बाद रन ऑफ होकर के नदी नाले में जो मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो चले जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए पहले पेड़ लगाना है। दूसरा, पेड़ लगाने के अलावा जैसे यदि कोई जगह जहां पर पेड़ नहीं लग सकता है, कहीं कुछ ये नहीं हो सकता है, वहां पर ग्रास लैंड, कोई भी जगह यदि कुछ भी नहीं लग सकता है तो वहां पर क्या है ग्रास लगाना चाहिए। ग्रास दलहनी तिलहनी फसल लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं, जिससे क्या है वो जो है मिट्टी को पकड़ करके रखता है, जिससे क्या है उसका क्षरण नहीं होता है। और अपने आप में जैसे द्विदलीय फसलों का यदि आपने लगाया है तो नाइट्रोजन फिक्स होता है और पौधे को उपलब्ध होता है। तो और उसके बाद वो जो मिट्टी में जीवांश की यदि उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है तो जीवांश की मात्रा बढ़ती है। तो ऐसे हमारे कोई भी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, जिससे फसल ना रहे। और यदि फसल लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो ग्रास लगाइए, जिससे हमारे मिट्टी का सेव होगा। ये मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये दो तरह के होते हैं फंगस, है ना। एक होता है पैथोजेनिक और एक हार्मफुल और एक बेनिफिट, है ना। मशरूम खाए हो? यस। हाँ, ये एक तरह का फंगस है। क्या है? फंगस। अब तो पता चल गया ना। यस। क्या है मशरूम? फंगस है। और कैसा फंगस है? बेनिफिशियल, वो हमें लाभदायक होता है। अब ऐसा फंगस जैसे रोटी को रख दिए एक रात, या जैसे बरसात के टाइम में देखते होगे उसमें काला काला कुछ या ग्रे कलर का कुछ डेवलप हो जाता है, वो क्या है? फंगस। वो भी फंगस है। क्या है वो? फंगस। वो भी फंगस है, लेकिन वो है हार्मफुल। ठीक है, वो उसको खा लेने से हम बीमार हो जाएंगे, हानिकारक। तो ऐसे ही कुछ जो फंजीसाइड जो होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाना। ठीक, ये भी एक कहना चाहिए कृषि का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग अपने आय के संसाधन अलग होता है ना। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सल्फर प्रोवाइड करे, तो उसको अच्छे से ध्यान दोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें एक्टिनोमाइसिस या फिर और कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी होगी। तो जो बेनिफिट होता है उसको आइसोलेट करके उसको हम लोग उसी कामों में, इसको कृषि के कामों में यूज़ करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। ये सब एक व्यवसाय ही है ना। चलो आओ, अब यहाँ पर एक हम लोगों का पीछे आप लोग देखेंगे जो टैंक जैसे दिख रहा है, ये हम लोगों ने वाटर कलेक्शन टैंक बनाया है, खेतों में चला जाता है ना। ठीक है, और ये छोटा एक हम लोगों ने स्टोरेज टैंक रखा है जिसमें फिश भी है, जनरल तलपिया
चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। मिट्टी की संधारण क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ने लगेगी, ठीक है। और टॉप लेयर में ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा जो है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये मशीन का हम लोग ऐसे उपयोग करते हैं, ठीक है। आया समझ में? बड़ा मांदा बनना है ना। मांदा बना करके उसमें हम लोग जैसे साग सब्जी हो गए या कोई ऐसी फसल हो गई जिसमें मांदा में लेना है क्रॉप, तो उस समय इसका यूज करते हैं। इसको रीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजर। और ये जानते हो ये नांगर है ना, जुताई के लिए, सामान्य जुताई के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें 9 नास का है हमारे पास। काउंट कर लो, ये नास होता है 1 2 3 4 5। दे दो इधर भी लोग को बच्चों को। मैडम बिना लक्ष्मी नारायण की जय बोले शुरू कर दिए, बताओ। स्कूल में होता था ना, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। होता था ना पहले। सब लोग बिना कितना 42? हाँ 43 45 कौन बनाया? नहीं बढ़िया तो घोड़ा बैठेगा तो खाएगा। पहले हॉस्पिटल देखे, उसके बाद हम कृषि केंद्र देखे, तो आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर आना चाहोगे? यस सर। डेली अपनी खुशी को व्यक्त